देखो, बातें मत करो। ए, सामने दिखा रहे हो कहाँ तक गया था? देखो इधर, अपना जो महाद्वीप चल रहा है, टॉपिक तो वही विश्व के महाद्वीप। और इसके अंदर दूसरा महाद्वीप चल रहा था अपना, है ना? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। देखो इधर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये चल रहा था। इसमें एक तो अपन ने थोड़ा सा इस मानचित्र को देखा था। इसके अलावा जो जो चीजें, जो जो पॉइंट पढ़े अपन ने, पर्वत श्रेणियां पढ़ ली, जिसमें खास करके एक ही पर्वत श्रेणी को हमने पढ़ा था। कौन सी? एंडीज। और एंडीज के अंदर ही हमने एक चोटी पढ़ी थी, उसका नाम क्या था? एंकाकागुआ। एंकाकागुआ। और उसके बाद दो और पढ़ी थी अपन ने, कौन कौन सी? चिंपेरेजी, ठीक है ना? पर्वत श्रेणी के अलावा क्या पढ़ा? मरुस्थल। दो चीज पढ़ी ना। दूसरा अपन ने पढ़ लिया मरुस्थल। और मरुस्थल में खास करके जिस मरुस्थल को पढ़ा वो अटाकामा। और अटाकामा मरुस्थल है, इस पे खास करके फोकस रखना है आपको। उसके अलावा पेंटागोनिया, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो, एक हमने द्वीप भी पढ़े थे, 3 द्वीप पढ़े थे ना। अब इसके आगे देखो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्यों, हाँ, जल संधि इसमें पढ़ ली। उसके बाद में देखो, एक इसकी अपन नदियां पढ़ेंगे। नदियां तो आगे लिख लो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियां। नदियां एक वो पीडीएफ दिए क्या आपको? देंगे शायद। क्या हुआ? वो टेस्ट है ना उस, कल कोई एक है, सबको दे दी? क्या हुआ? हाँ, दो के बीच एक, जो भी मिल तो गई ना। उसमें टेस्ट है। थोड़ा सा मैं उस पीडीएफ के बारे में थोड़ी देर बाद बता दूंगा मैं ना। थोड़ा पहले अपन ये देख लेते हैं, कम से कम ये महाद्वीप तो कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी बातें मत करो। पीछे रुक। नदियों के अंदर देखिए, एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है अमेजन नदी। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये नदी। अमेजन नदी है, इसमें दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो ये सुनो पहले, एक तो ये अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी। देखो, एक तो ये शब्द है बड़ी नदी, और एक शब्द आगे आएगा लंबी नदी। इन दोनों में फर्क है। लंबी नदी का मतलब ये होता है कि लंबाई, और बड़ा का मतलब होता है कि वो क्षेत्रफल कितना कवर कर रही है। उदाहरण के लिए मान लो कि मैं एक नदी लिख, ये नदी है, एक एक ये नदी है, और इसके बाद में मान लो कि एक नदी ये है। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये नदी लंबी है, इसकी लेंथ ज्यादा है। लेकिन अपने को साथ साथ में ये भी दिख रहा है कि बड़ी नदी ये है, क्योंकि ये एरिया ज्यादा कवर कर रही है ये। तो उस आधार पर सबसे बड़ी नदी विश्व की पूछ ले तो अमेजोन। आगे अपने अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी आएगी, नील नदी।
नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं। यदि आपको सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ ले अगला कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? नील नदी। ठीक है ना, मैं नोट लगा के यहीं लिख देता हूं। हालांकि अफ्रीका महाद्वीप में दोबारा इसको पढ़ेंगे अपन। यदि आपको सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ ले कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हालांकि इस नदी के बारे में अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे, एक बार नाम नाम देख रहे हैं अपन। विश्व की सबसे लंबी नदी, तब आपका जवाब होगा नील नदी। नील नदी। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे हो। दूसरी बात ये कि मान लो कि ये पीछे वाला नाम अगला दे भी नहीं, ये नाम ना दे और सिर्फ इतना ही नाम दे दे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब अमेजन होगा। तो दोनों प्रश्नों में ध्यान रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो जवाब क्या होगा? नील। और विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछ ले तो अमेजोन। क्लियर? फिर बाद में देखो, और इस नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन है। अगला पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है किस कौन सी नदी? अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली तो कौन सी है? नील। लेकिन दूसरी कौन सी है? अमेजन। सबसे बड़ी कौन सी है? अमेजन। अब नील नदी है वो अपन आगे पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप में। तो एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर हो गया कि आपको ये पूछ ले कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? अमेजन। ठीक है ना? तो इसमें एक लाइन ये भी याद करनी है आपको कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। ये आपको 4 पॉइंट याद रखने इसके अंदर। विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछ ले तो अमेजन, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो नील, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछ ले तो अमेजन, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो अमेजन। क्वेश्चन ये है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ, नील तो अफ्रीका में, अभी तो बोले मैं कह रहा कौन सी? अरे मिसिसिपी, मिसौरी। मिसिसिपी, मिसौरी। और हमने जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा है तब इसको पढ़ा है पंडे। तो ये मैंने आपको बता दिया है बार बार कि कम से कम हर एक कॉन्टिनेंट की, हर एक महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वो याद होनी चाहिए, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी याद होनी चाहिए, सबसे ऊंची चोटी याद होनी चाहिए। ये पॉइंट तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। फिर बाद में अंदर वाली चीज, ये चीजें बाद में याद हो। तो इसमें ये 4 पॉइंट लो आप। अमेजन नदी अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी। क्यों? हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है विश्व की सबसे बड़ी नदी। 3 बार तो बोल भी गया मैं ये बात। ठीक है, चला गया। देखो आगे। फिर यहां एक रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। सुनो ध्यान से पहले बात पूरी। हमने जब विश्व को पढ़ा था ना, तब हमने एक यहां बीचों बीच एक रेखा पढ़ी थी।
उसका नाम है भूमध्य रेखा। कौन बताएगा कि भूमध्य रेखा का मान क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देखो, भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच है और सूर्य की सबसे ज्यादा सीधी किरण भूमध्य रेखा के आसपास गिरती हैं। अधिकतम ऊपर तो कर्क रेखा पे, नीचे मकर रेखा पर। कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की सीधी किरणें नहीं गिरती, मकर रेखा के नीचे सूर्य की सीधी किरणें नहीं गिरती। इसलिए सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो इस बेल्ट में ज्यादा रहती हैं, और खास करके भूमध्य रेखा। और जिस बेल्ट के अंदर सूर्य की ज्यादा सीधी किरणें गिरेंगी, उसका मतलब वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जब वहां का तापमान ज्यादा होगा ना, तो वहां का जो समुद्री इलाका होगा वहां का पानी ज्यादा गर्म होगा, और वो पानी ज्यादा गर्म होगा तो फिर वो भाप ज्यादा बनेगा, और जब ज्यादा भाप बन के ऊपर जाएगा तो बादलों का निर्माण होगा, तो उसी क्षेत्र में ज्यादा बारिश होगी। इसलिए इस भूमध्य रेखा के आसपास टेम्परेचर तो हाई रहता है, लेकिन वनस्पति यहाँ पर खूब होती है। और यहाँ के जो वन होते हैं वो सदाबहार वन होते हैं, और उन वनों को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सुनना ध्यान से, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। और ये वन खास करके इसके आसपास होंगे। ये उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि ये सदा हरे भरे रहते हैं, इस टाइप की वनस्पति, क्योंकि टेम्परेचर भी ज्यादा है और वर्षा भी ज्यादा है, उस कारण। तो यहां जो अभी अपन पढ़ रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जब ये भूमध्य रेखा इस क्षेत्र से गुजरती है, तो वहां के इन वनों को बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को, अमेजन वर्षावन। क्या कहते हैं? अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन यानी अमेजन नदी है, इसके आसपास ही भूमध्य रेखा है, ये वन सदाबहार हैं, इसलिए इन वनों को क्या कहते हैं? अमेजन वर्षावन। और ये जो अमेजन वर्षावन है, इनको प्रॉपर ब्राजील के अंदर कहा जाता है सेलवास वन। मैं दोबारा बता दूंगा यदि समझ में नहीं आ रहा तो। सेलवास वन, सेलवास वन इन्हीं वनों को कहते हैं। जैसे किसी स्थान पे होता है ना कि भाई लैंग्वेज नहीं होती क्या अपनी, कि भाई आपकी यहाँ की लैंग्वेज किस टाइप की है, आप इधर जाओगे पूर्वी राजस्थान में, उधर की लैंग्वेज अलग होगी, अदर स्टेट में जाओगे तो वहाँ की लैंग्वेज उसी एक चीज को और वो दूसरे नाम से बोले, होता है ऐसा, ठीक है ना। जैसे मैं भी पहली बार यहाँ इधर आया था ना, तो छत को पहली बार मैंने डागला सुना था, कि डागला, मेरे समझ में डागलो, छत को पूछना पड़ा मेरे को फिर बाद में कि डागलो क्या है, बताओ, छात ना बोला गड़े, भाई लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है। एक दिन वो स्कूल के अंदर वो बोले कि वो गुरुजी बोले कि आज बच्चों को फांक खिलाएंगे। मैं कई देर चक्कर उड़े रही हो गया, खे खिलासी आज ये, फिर वो टॉफी लेके आया ना, तो पता लगा हाँ फांक टॉफी बोल रहे हैं। तो वही बात है। तो ये जो अमेजन वर्षावन है, इनको ब्राजील में सेल्वास वन के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में। और ये सदाबहार वन है ये, इसलिए इन्हें कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। भाई फेफड़ा भी स्वस्थ कब है? जब स्वस्थ ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है ना। और जहां पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो वहां तो आपको स्वस्थ या फिर प्योर साफ सुथरी ऑक्सीजन मिलेगी। तो इसमें क्या याद करना आपको, इसमें एक लाइन लिखो आप, फिर मैं दोबारा बताऊंगा आपको। लिखो, लिखिए, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को अमेजन वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को अमेजन वर्षा वनों के नाम से जाना जाता है। अमेजन वर्षा वनों के नाम से जाना जाता है। इन अमेजन वर्षा वनों को
ब्राजील में सेल्वास वन कहा जाता है। ब्राजील में सेल्वास वन कहा जाता है। सेल्वास वन कहा जाता है। ये लिखा हुआ ना सेल्वास वन, क्या देख रहा पीछे? ये विश्वास को नहीं हुआ ना कि मैं सही लिखूं गलत लिख रहा हूं। आगे लिखो, उपनाम पृथ्वी का फेफड़ा किसको? अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा। ये प्रश्न कई बार आया है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वनों को। अमेजन वर्षा वन क्या है? इस भूमध्य रेखा के आसपास जो सदाबहार वन है, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, उनको अमेजन वर्षा, क्योंकि यहां जो नदी है उस नदी के नाम पे, क्योंकि ये प्रमुख नदी कौन सी है यहां पर? अमेजन नदी। क्लियर? फिर देखो आगे, उसके बाद में एक नदी है जिसका नाम है पराना। पराना नदी, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। एक याद कर लो, वही बहुत है, दूसरी लाइन तो नहीं लिखेंगे अपन। लेकिन इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है इटेइपू बांध। क्या नाम है? इटेइपू। इटेइपू बांध। ये किस नदी के ऊपर है? इसे पराना नदी के ऊपर। इसमें आपको बात याद ये रखनी है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध, का सबसे बड़ा बांध। इटेइपू बांध किस नदी के ऊपर है? पराना नदी के ऊपर है और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है ये। तो पहली अमेजन नदी, दूसरी पराना नदी, उसके बाद में एक नदी और है जिसका नाम है ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी। और ये ओरिनिको नदी है ना, इसकी एक सहायक नदी है केरिनो, केरोनी। ये किसकी सहायक नदी है? ओरिनिका। ओरिनिको नदी की सहायक नदी, सहायक नदी। ये जो केरोनी नदी है, इसके ऊपर एक जलप्रपात है और इसका नाम है एंजिल जलप्रपात। हाँ, एंजिल जलप्रपात। जलप्रपात जानते हो ना? और ये एंजिल जलप्रपात है, ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वेनेजुएला में है ये। वापिस सुनो, एक नदी अपन ने पढ़ी है अमेजन। अमेजन में 4 फैक्ट याद रखने आपको। कि वो एक तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लंबी पूछ ले तो नील नदी। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछ ले तो अमेजन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो 4 पॉइंट पकड़ लेना याद करके। उसके बाद में पराना नदी में नाम इसलिए याद करना है, एक बांध है इटेइपू बांध। कौन सा? और ये बांध है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद में हमें ना तो ओरिनिको से मतलब किसी की याद रहे, ना केरोनी से कोई मतलब है, लेकिन एक जल प्रपात है वो याद करना है। किसी की हिम्मत हो ना तो वो याद करे, हिम्मत नहीं हो तो वो जो मैंने इधर बॉक्स में बंद किया इतना याद करेगा वो, कि एक जलप्रपात है उसका नाम है एंजिल जलप्रपात। क्या? एंजिल जलप्रपात। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 979
979 मीटर ऊंचा ये बांध है। ये ऊंचाई तो अपने को क्या लिखनी है ना, लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है। 1000 मीटर 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज याद रखनी है आपको, समझ गए। जलप्रपात कौन सा है, एंजिल। बांध कौन सा है, टेपू। ये नदियां ना याद करें, लेकिन एक कौन सी नदी याद करें, अमेजन। अमेजन तो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे लंबी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी। क्लियर, ठीक। अब उसके बाद लिख लिया, लिख लिया। अब उसके बाद है झीलें। झीलें, झील। और झीलों में एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका कौन सी है, टिटिकाका। ये है पेरू और बोलिविया। कल देखे ना अपने दो देश, पेरू व बोलिविया की सीमा पर, की सीमा पर, बाउंड्री पर है ये प्रश्न कई बार आता है। ये बाकायदा पूरा ऐसा कैसा लिखा हुआ मिलता है। और इसमें याद ये रखना है कि ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ये नौकागम्य मतलब है नाव चला सकते हैं, नौकागम्य झील है। वैसे भी विश्व की सबसे ऊंची झील यही है। और ये शब्द भी कई बार आया एग्जाम में, तो ये भी याद कर लेना आप। टिटिकाका झील, पेरू और बोलिविया, ये दो देश हैं, उनकी बाउंड्री पर है ये। उसके बाद में एक झील है जिसका नाम है मरकैबो झील। नौकागम्य मरकैबो झील, ये वेनेजुएला में है। ये ऊपर वाली है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है ढंग से। टिटिकाका झील, ये दो देश है पेरू और बोलिविया, उनकी बाउंड्री पर है ये। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है ये। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है ये। मरकेबो झील भी याद कर लेना, करना चाहो तो, लेकिन ये याद ना हो तो कम से कम ये टिटिकाका झील तो याद हो। वो पीडीएफ साथ में ले आओगे आप, एक दिन ले सी जाएगी है। हाँ लिया, आपको नहीं दिया, आप खुद को एक बार तो लिया, फिर एक लिया एक बार। दो तो याद करता हूँ। ये दो दो करती, ये दो दो एक एक दो दो करते ही 15-20 हो जाएंगे। 10 कहाँ पड़ी थी, उत्तरी अमेरिका में। 2 कहाँ पढ़ ली, यहाँ आगे और है ना। ये देखो इसमें है ना, सिर्फ इसका ही टेस्ट होगा, है 7 पेज है इसमें। देखो एक तो, अरे रुक रुक, राज्यों की राजधानी दे रखी है, सामने उनकी भाषा भी दे रखी है। 3 चीजें क्यों, 5 की तो याद कर ले, बाकी तो लगभग हिंदी है। हाँ देखो खास जैसे कर्नाटक की कन्नड़ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तेलुगु इंपॉर्टेंट है, बंगाली इंपॉर्टेंट है ना। बाकी तो कोई खास है नहीं। साउथ में थोड़ी सी याद करनी, बताओ तो। ये राज्यों की राजधानियां हैं। उसके बाद में विभिन्न देशों की संसद के नाम है। ये क्या है कि छोटी पीडीएफ है, तो पहले आप इसको टारगेट लेकर करो, है ना। ये कंप्लीट हो जाए, 100% याद हो जाए तो आगे चलो आप। उसके बाद में दिवस दे रखे हैं ये, तो दिवस है, ये छोटी चीज नहीं है ये, है ना। जब सामने क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो अपने ये दिवस उकचुक हो जाते हैं, होते हैं ना। और 5-4 प्रश्न आ जाए लगातार तो और ही दिक्कत हो जाती है।
फिर नारे दे रखे हैं, सुनाते हैं नारों से, है ना। तो ये दे रखे अपने 17 नारे। फिर उपनाम है, फिर नदियों के किनारे बसे शहर, वो तो अपने कर ही लिए। फिर देश और शहरों के पुराने नाम दे रखे हैं। और उसके बाद में लोक नृत्य, यहाँ से एक प्रश्न आता है ना। तो ये छोटे से ही हैं, ये 10-12 लोक नृत्य है ये। और एक ये विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल, है ना, तो ये याद करने हैं। हवाई अड्डे हो गए, हवाई अड्डे चाहे ज़्यादा याद कर लेना, लेकिन कम से कम पहले इसमें 8-10 दे रखे हैं, वो याद करो। क्योंकि हवाई अड्डों से प्रश्न, जिन टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना रहती है ना, वो ये हैं। दिवस हो गया, हवाई अड्डे हो गए, खेल से पक्का ही प्रश्न आता है, लोक नृत्य से आने की संभावना, नदियों के किनारे बसे शहर, वहाँ से आने की संभावना। और इतिहास में तो कोई एक आधुनिक इतिहास से कोई घटना आ जाएगी, वो पूछ सकते हैं, है ना। उसके बाद में ये स्टेडियम दे रखे हैं, खेल स्टेडियम। स्पोर्ट्स वाला तो मेरे हिसाब से एक ज़्यादा प्रश्न आता है, 2 प्रश्न भी आ जाते हैं स्पोर्ट्स के, क्योंकि स्पोर्ट्स के तो बाकायदा सिलेबस में लिखा हुआ भी है। और फिर स्पोर्ट्स से संबंधित जैसे जो वर्ड है, गूगली है, इस टाइप के शब्द हैं, वो खेल से संबंधित प्रश्न पूछते हैं वो। तो फिर बाद में इसके साथ ही और स्टेडियम आ गए उनके, प्लस उनके अवार्ड आ गए, है ना। और अवार्ड तो सबके आते हैं, तो खेल का भी एक अलग से अवार्ड है। तो खेल अलग अलग जगह से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ऐसे याद करना है। जैसे ये खेल खिलाड़ी दे रखे हैं, ये प्रश्न आता है बार बार, किसी खिलाड़ी का नाम दे देंगे और उसका खेल पूछ लेंगे। तो ये इसमें दे रखे हैं कुछ। हाँ, इतना है कि खेल से संबंधित ज़्यादा प्रश्न करंट से रिलेटेड आता है। जैसे लास्ट में जो ओलंपिक हुआ या पैरा ओलंपिक हुआ या फिर कोई राष्ट्रमंडल खेल हुआ, एशियाई गेम्स हुए, वहाँ किसी खिलाड़ी ने मेडल जीता हो, विशेषकर गोल्ड मेडल। और ओलंपिक पैरा ओलंपिक में तो क्या गोल्ड है, तीनों ही टाइप के जो आपके सिल्वर ब्रॉन्ज है, क्योंकि इतने जीत के आते हैं इंडिया वाले। तो फिर बाद में वो सारे याद करने पड़ते हैं। हाँ, ये है कि एशियाई खेल है, राष्ट्रमंडल खेल है, तो उसमें तो खूब मेडल आते हैं अपने, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल में वही देश भाग लेते हैं जो पहले इंग्लैंड के उपनिवेश रहे थे। इसलिए वो देश तो भाग लेते नहीं हैं जो कभी उपनिवेश नहीं रहे, इसलिए फिर बाद में इंडिया का वहाँ चांस ज़्यादा रहता है। ओलंपिक में फिर बाद में ये और कुछ देश है, ये फिर ज़्यादा ले जाते हैं ना। फिर ये खेल शब्दावली आई गई, तो ये खेलों से संबंधित है 2 पेज। तो ये देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है खेल वाला, यहाँ से ये पूरा खेल का है और यहाँ तक है खेल का। उसके बाद मंदिर है, तो मंदिर कल्चर का हो गया। देखो 2 चीजें होती हैं, एक जो आप पढ़ते हो ना स्टैटिक टाइप का जीके, वो जुड़े हुए सब्जेक्ट्स, चाहे वो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो फिर हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। हिस्ट्री में 2 चीजें होती है ना, एक तो खास करके जहां पढ़ते अपने एक साथ ही हैं, एक तो इतिहास और एक कला संस्कृति, है ना, आर्ट एंड कल्चर। तो आप जो लोक नृत्य पढ़ रहे हो ना, लोक नृत्य, वो इसका टॉपिक है, वो कला संस्कृति का। वो इसको बंद कर रहे हैं यार, अपन इसकी बात कर रहे हैं ना।